नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि हम अपने पिछले वीडियो में जो हम बिहार का अपना स्टेट का जो उच्च माध्यमिक स्तर का हिंदी विषय का हम पूरा पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उसी में जो हमारे चयनित उपन्यास, उसमें चयनित कहानी हमारी 6 कहानियाँ लिखी हुई हैं, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं और 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, गोदान, मैलांचल और त्यागपत्र। आप लोगों को पता होगा गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का। तो उसी क्रम में दोस्तों हम कहानियाँ तो पढ़ ही चुके हैं 6 की 6। अब हमने कहा था कि सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद उपन्यास, उसके बाद निबंध, उसके बाद जो हमारी कविताएँ लगी हुई हैं कबीरदास जी की हैं और जो भी लगी हुई हैं जिनकी भी, तो सभी का हम एक-एक करके पूरा पाठ्यक्रम हम पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल में और पूरा निःशुल्क करेंगे। तो आप लोगों को मालूम ही होगा, पिछले वीडियो आप लोग देख भी रहे होंगे, हम लोगों ने कहानियाँ पढ़ भी लिए हैं, 6 की 6 कहानियाँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मिल भी गई होंगी आप लोगों को। उसी क्रम में दोस्तों आज हम ये जो उपन्यास हमारा है, गोदान उपन्यास, इसके दोस्तों हम 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसका 6वां भाग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पूरे विस्तार के माध्यम से आनंद लीजिए पढ़ने का। बढ़िया कानों में लीड लगाइए, ईयरफ़ोन लगाइए और बढ़िया सुनते रहिए गोदान उपन्यास को। पूरा अध्ययन विस्तार से आप लोगों का होगा और हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। आप लोगों को पता होगा गोदान उपन्यास हमारा नेट जेआरएफ के भी सिलेबस में लगा हुआ है। बिहार के स्टेट पेपर द्वितीय में तो लगा ही हुआ है, उच्च माध्यमिक स्तर पीजीटी जिसे कहते हैं, और नेट में भी ये सिलेबस में लगा हुआ है गोदान उपन्यास, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसको पूरे विस्तार से पढ़ना है हम लोगों को। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, अपने विषय पर आते हैं सीधे। आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अगर जो चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करिए इस चैनल को और वीडियो को, जिससे ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम पूरा पाठ्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे इसी यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जेठ की उदास और गर्म संध्या, सेमरी की सड़कों। अब बताइए, आप लोगों को पता है ना सेमरी गांव और बेलारी गांव, होरी के गांव का क्या नाम है? बेलारी। बेलारी नाम है होरी के गांव का। चलिए पढ़िए अब अच्छे से, याद करते रहिएगा, भूलिएगा नहीं, इसलिए आप लोगों को बताया है दोस्तों। जेठ की उदास और गर्म संध्या, सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों ओर फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डांटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी। एक मोटर उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार राय साहब के दरवाजे में सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओमकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? उनका नाम पंडित ओमकार नाथ है। पंडित ओमकार नाथ है, क्या है ये दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं। दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक है। बिजली एक दैनिक समाचार पत्र है, उसके संपादक हैं पंडित ओमकार नाथ जी, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह हैं तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं। क्या करते हैं? बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को, महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। क्या नाम है? श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं। तो कौन कौन है राय साहब के सहपाठियों में दोस्तों? पंडित ओमकार नाथ। पंडित ओमकार नाथ क्या है? ये दैनिक समाचार पत्र बिजली के यशस्वी संपादक है। दूसरे हुए श्याम बिहारी तनखा।
श्याम बिहारी तनखा क्या है? ये बीमा कंपनी वकालत हैं वकील, लेकिन वकालत नहीं चलती। तो ये क्या है? बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाते हैं। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता। राय साहब के 3 साथी हैं। उनका क्या नाम है? पहले का नाम पंडित ओमकार नाथ, जो दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक है। और दूसरे का नाम है श्याम बिहारी तनखा, ये बीमा कंपनी की दलाली करते हैं। तीसरे है मिस्टर बी मेहता, ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। चलिए दोस्तों, ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं। होरी ने कितने रुपए दिए हैं दोस्तों? होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं। और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक काछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली, क्या बना है? राजा जनक का माली बन गया है। और गरुड़ से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, चेहरा तेजस्वी, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओमकार नाथ ने पूछा। किसने पूछा? पंडित ओमकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओमकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था ओमकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। किसको संदेह था दोस्तों? ओमकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओमकार नाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। तो किसने दोस्तों ये बात कही? ये कहा मिस्टर तनखा ने, कहा कि नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हो। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन ना कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी संतास भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें।
काश्तकारों को बगैर नजराने लिखे काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दे, बेगार बंद कर दे, याफा लगान को तिलांजलि दे दे, चरावर जमीन छोड़ दे। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये दोस्तों किसने कहा? मिस्टर मेहता ने कहा ये बात। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद समष्टिवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग ना लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह हो सकता है कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं हैं तो बकना छोड़ दे। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुल कर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा यूसर है और जमींदार यूसर का मंत्र। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकाल कर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद करते थे। मगर उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनको सरकार और धर्मावतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न जा चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लग गया हूँ कि जब तक किसानों को यह रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पिसें और खपें कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारे, यह हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों को कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह मानना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की
इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती कीमती डालियाँ ना दें तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है। बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर, आपकी जबान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। आपकी जबान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। मेहता बोले। मिस्टर मेहता दोस्तों जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में। ओमकार नाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में भी सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं? आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं? ये दोस्तों ओमकार नाथ बोले। ओमकार नाथ क्या कह रहे हैं? ओमकार नाथ कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? मिस्टर मेहता को कह रहे हैं कि आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह करते हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए, संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज़ नहीं। कब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ, तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनान और रोम और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूस की मिसाल देंगे, वहाँ इसके सिवाय और क्या है कि मील के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं।
बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों कौन आ गए? दूसरी मोटर में मिस्टर खन्ना आ गए। मिस्टर खन्ना जो क्या है, एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, ये दो देवियों को भी साथ में लाए हैं। दो देवियां भी उनके साथ थी। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती हैं। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं, आप प्रैक्टिस करती हैं। तो फिर से दोस्तों एक बार समझिए आप कौन आए हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची है। कौन आए हैं? मिस्टर खन्ना आए हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे। जो मिस्टर खन्ना कौन है? एक बैंक के मैनेजर है मिस्टर खन्ना, और क्या है, और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो मिस्टर खन्ना क्या है? एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दो देवियां भी उनके साथ में उतरी हैं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी। तो मिस्टर खन्ना की पत्नी का क्या नाम है? कामनी खन्ना। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती हैं। मिस मालती दोस्तों क्या है? आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और आप प्रैक्टिस करती हैं, मतलब मिस मालती डॉक्टर हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई, झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मनोदगारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोपसा हो गया है। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। ये दोस्तों कौन कह रही हैं? मालती कह रही हैं। मिस मालती कह रही हैं मिस्टर मेहता को। क्या कह रही हैं? सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। फिलासफर मतलब दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है ना, फिलासफर। तो मिस मालती कहती हैं मिस्टर मेहता को, ये दोस्तों कथन याद रखिएगा, ये कथन ही पूछे जाते हैं। सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रखा। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। ये दोस्तों मिस्टर मेहता जो प्रोफेसर थे दर्शन के, ये स्त्रियों से हार जाते थे। तो मिस्टर मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा ना माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। खन्ना दोस्तों वही जो बैंक मैनेजर थे और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्हीं खन्ना की बात हो रही है।
खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहाँ मिस मालती जाए वहाँ खन्ना का पहुँचना लाजिम था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोले, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन रहते हैं फिलासफर। आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाएं कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। ये दोस्तों मिस मालती कह रही हैं कि ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। ये दोस्तों खन्ना कह रहे हैं। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। कौन कुंवारे थे, किसकी बात हो रही? ऑक्सफोर्ड में जो मेरे फिलॉसफी के प्रोफेसर हस्बैंड थे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। यह रोग सभी फिलासफरों को होता है। ये मिस मालती कह रही है। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मरज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी। ये दोस्तों कौन कह रही हैं? मिस मालती कह रही हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूंगी। और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल हृदय, कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्री नहीं रहती थी। मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करनी चाही तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाई होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में ले आई। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुश मिजाज और मिलनसार हैं। नहीं, इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलासफर ना होंगे। जब अपने चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लाद कर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। संपादक जी कौन दोस्तों? पंडित ओमकारनाथ। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना मतलब ये जो खन्ना मिस्टर खन्ना थे, इनकी पत्नी श्रीमती खन्ना से अपने आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूँ समझिए, श्रीमती जी की संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा ना अपना उपकार कर सके ना औरों का। पब्लिक उससे आशा तो यह रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है। लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं हो तो वह सब कुछ उसे हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे मुझे क्यों वंचित रखती हैं? मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था।
इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिलाया करते थे। मिसेज खन्ना को, ये दोस्तों याद रखिएगा, आप बता रहे हैं, मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिलाया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाए। तो किसने बनाया दोस्तों? संपादक जी ने उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है कामनी देवी। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर एक कामनी देवी, दोस्तों किसका नाम है? ये मिसेज खन्ना का नाम है, कामनी खन्ना। जो मिस्टर खन्ना की पत्नी है उनका नाम है कामनी देवी। तो संपादक जी बोले, ये उन्होंने कहा कि क्या लिखूं कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले। संपादक कौन है? पंडित ओमकार नाथ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनका समय मूल्यवान है। कामनी देवी लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? कामनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो आपका प्रचार दुगना हो जाएगा। लखनऊ में तो कोई ऐसा रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूँ तो लाखों कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। ये दोस्तों कामनी खन्ना कह रही है, मिसेज कामनी खन्ना। किससे कह रही है? पंडित ओमकार नाथ जो संपादक है। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। कामनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा, मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्ति बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदै नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहे एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओमकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। क्या दोस्तों इसमें कहा गया? मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओमकार नाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओमकार नाथ की बड़ी बड़ी मूछें खड़ी हो गई, आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यूं वे बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, आप इस कृपा के लिए दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूँ। उस बज्म सभा में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओमकार नाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया,
मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं। अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम कर दें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको गवर्नमेंट से काफ़ी मदद दिला सकती हूँ। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपने कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा ना निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर ना निकलने लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित ना होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा, तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे। ओमकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूँ। मैं इसे दंभ कहती हूँ। आपकी इच्छा, धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों नहीं होते हैं। मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तर्क से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। ओमकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की। तो आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? इधर से भी मारे जाएं, उधर से भी मारे जाएं तो पत्र कैसे चलें? मिस मालती ने दया करना ना सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूँ। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठा। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक हैं और मैं भी फिलासफर होने का दावा कर सकती हूँ। मिस मालती कह रही हैं, तो इस विषय में आप और मैं एक है, मिस्टर मेहता से कह रही हैं, क्योंकि मिस्टर मेहता फिलासफर हैं। खन्ना की जीभ में खुजली हो उठ रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलासफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलासफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपने फिलासफी को गंगा में डुबो बैठे, नहीं आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलासफरों को हमेशा फाके मस्त रहना चाहिए? जी हाँ, फिलासफर अगर मुंह पर विजय ना पा सके तो फिलासफर कैसा? इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलासफर न ठहरे। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी यह दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिन औजारों से लोहार काम करता है उन्हीं औजारों से सुनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में फले फूले जिससे बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनसे मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन को उपयोग कर सकूं। ओमकारनाथ समष्टिवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की ज़रूरत है।
अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलासफरों के लिए। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूँ मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया। बंधन और निग्रह पूरी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी, तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। मालती ने चोटी पकड़ी तो अब मिसेज खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल तो हो, शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। कामनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया। कामनी दोस्तों मिस्टर खन्ना की पत्नी है। मानो कह रही हैं, खन्ना तुम्हें मुबारक रहे, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार है मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता कहता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। ये दोस्तों मिस्टर मेहता कह रहे हैं। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 में 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए। मिस्टर खन्ना थे और उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी कामनी खन्ना थी। और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओमकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए। कौन गए दोस्तों? केवल संपादक ओमकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए। और कामनी खन्ना का सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव, मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया। मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाए। संपादक कौन दोस्तों? पंडित ओमकार नाथ। ये संपादक जी थे जो कमरे में अपने फलाहार कर रहे थे। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ ना सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद? सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद?
यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद, ये दोस्तों नया पात्र है, याद रखिएगा। मिर्जा खुर्शीद राय साहब के बहुत अच्छे मित्र हैं। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी आंखें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल, सफाचट, छकलियां अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हेट लगा लेते थे। काउंसिल के मेंबर थे। तो दोस्तों मिस्टर मेहता कौन थे? मिस्टर मेहता का नाम तो वे तो खैर प्रोफेसर थे मिस्टर मेहता दर्शन के, लेकिन मिर्जा खुर्शीद, तो दोस्तों मिर्जा खुर्शीद कौन थे? मिर्जा खुर्शीद काउंसिल के मेंबर थे। अब याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है और आगे राय साहब के साथ इनकी बहुत अच्छी मित्रता रहती है मिर्जा खुर्शीद की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है मिर्जा खुर्शीद। तो मिर्जा खुर्शीद दोस्तों कौन थे? काउंसिल के मेंबर थे। पर फलाहार समय खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। कौन थे दोस्तों? सूफी मुसलमान। 2 बार हज कराए थे मगर शराब खूब पीते थे। ये दोस्तों मिर्जा खुर्शीद के यहाँ ही बाद में गोबर है जो होरी का लड़का नौकरी करता है, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है मिर्जा खुर्शीद। तो और एक काउंसिल के मेंबर थे। इनकी ही बगिया में नौकरी करता है गोबर, वहीं पे चाय की दुकान भी कर लेता है बाद में छोटी सी। तो गोबर इन्हीं के यहाँ काम करता है, मिर्जा खुर्शीद के यहाँ नौकरी करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। फिर से एक बार याद करिए। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछे, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल, सफाचट, छकलियां अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे। ऊपर से हेट लगा लेते थे। काउंसिल के मेंबर थे पर फलाहार के समय खर्राटे लेते रहते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज कराए थे। याद रखिएगा दोस्तों, सूफी मुसलमान भी थे और 2 बार हज कराए थे मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल लगी बाज बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए मगर सामत आई की एक मैम से आसनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहाँ था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वह वहाँ से लखनऊ निकले। तो दोस्तों देखिए, बम्बई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर ले और जो कुछ निकलेगा उसी में ज़िंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहाँ से कहाँ गए? लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब जवाब दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियाँ, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ ना था। जब लखनऊ पहुँचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ ना था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। काहे की दुकान दोस्तों खोल ली? जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदारों को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। ये दोस्तों मिर्जा खुर्शीद की कहानी थी।
अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मज़ा तो जब है आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़े, यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। ये दोस्तों मिर्ज़ा खुर्शीद किसके लिए कह रहे हैं? मिस मालती से कह रहे हैं, पंडित ओमकार नाथ संपादक जी के लिए है कह रहे हैं कि उनको शराब पिलाइए। चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ मिस मालती आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्ज़ा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थाली। हो 100 रुपए, लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए? अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1000 कौड़ी कम नहीं? अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के एक काले तिल पर समरकंद और बोखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहिबों की जमा मर्दी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, मासूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई, उनकी जेब से 5 रुपए निकले। तो दोस्तों मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई तो उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपकी जेब में 5 रुपए। लाहौल बिला कबूत कुवत कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपकी जेब में 5 रुपए। लाहौल बिला कुवत कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। तो मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। ये दोस्तों कौन कह रहे हैं? मिर्जा किससे कह रहे हैं? लाहौल बिला कुवत कहाँ है मेहता, मिस्टर मेहता से कह रहे हैं कि आप जरा मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। कामनी खन्ना की बात हो रही। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी ना होगा, कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता आप फिलासफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी हद ना कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए। कहाँ गए दोस्तों? मिसेज खन्ना, कामनी खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया।
चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो फिलासफर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछा। अंदर आऊं? बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं और अपने अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हों तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए, ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। ये दोस्तों कौन बोले? मिस्टर मेहता बोले। देखिए फिर से पढ़िए इसको, बहुत अच्छी इसमें मज़ेदार बात है। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछा। अंदर आऊं? बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गई हैं और अपने अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। बस वही, आपके पास रुपए हों तो 500 रुपये देकर 1000 की चीज़ ले लीजिए, ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएंगी, पीछे से कौन देता है। शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपये किसके पास धरे होंगे। मुस्काई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या ज़रूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, जब जब हम प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का यूसर ही मालिक है। खन्ना दोस्तों खिसिया कर बोले, जब हमारे क्या बोले जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का यूसर ही मालिक है। खुर्शेद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है। खुदा झूठ ना बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिएगा। एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्दे जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लती आहूज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनख्वाह की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपये निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपये खुद दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। संपादक जी दोस्तों कौन? पंडित ओमकार नाथ की बात हो रही। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्य भाग, राय साहब के साथी हाल में आ भी राजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ़ ना कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ़ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ ना समझें और आपको शोभा भी नहीं देता है, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य ना समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा
कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओमकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल ना पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगड़ देते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्च श्रृंखलता पकड़ बैठते थे, इसीलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ है। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सदयोग कभी निष्फल नहीं जाता। ऋषियों का वाक्य है, वह स्वयं अपनी नज़रों में उठ जाए। कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को व्यक्ति का सम्मान नहीं, इस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है। वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओमकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है तो और भी गंभीर बन कर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझें तो ना यह सभा स्थापित होगी और ना आप इसके सभापति होंगे। हम किसी रईस या तालुकेदारों को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की 1 प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओमकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डिपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर।
उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व अब तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए। बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैगौर दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, से सारा काम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न दौड़ धूप से। ओमकार नाथ की आंखों की ज्योति जो दुगनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। अब हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के लिए के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण कर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओमकारनाथ जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाए। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते। ओमकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे, नहीं यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासे की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। कि आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकारनाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गए, प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नयन वाणों से अपने हृदय को बिंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओमकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, ना पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर वह रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे,
समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं वह आज उनके सामने खड़ा है, क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने गिलास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तक तो आपको मुझ पर विश्वास आया। अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं मैं नीरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ ना पूछो, जैसे पिटारे में बंद कहे कहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया नमक का कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का घड़ा, फोड़ दिया। ओमकार नाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की छाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को निछावर कर सकता हूँ। कहे कहूँ से हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थी। दूसरा गिलास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाज़त हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज़ें आई, हाँ हाँ ज़रूर सुनाइए। ओमकार नाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी बाड़ी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच लिया। वह कहते कुछ है और मुंह से निकलता कुछ। फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी सुधि ही ना रही। यह स्वप्न का रोमानी वैचित्र ना था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। ना जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहाँ कोई कसीदा नहीं होगा, नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सब को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं, कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की, क्यों की? बोले, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक है, हम बिजली का संपादक है। हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। यह कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम, सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकाले। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है। एक एक को अपने पत्र में रगेदेगा और ऐसा रगेदेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग इधर उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुलाह,
कंधों में चमड़े का बैग लटकाए, कंधों पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे ना जाने किधर से आ खड़ा हो गए और गरज कर बोला, खबरदार कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है। उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 25 जवान है। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था 1000, वह तुम लूट लिए और कहता है कैसा डाका? हम बताएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शक्ल देखकर भागता है। हमारा अपना काउंसिल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम या से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूटता है और यह मासूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए? नहीं, हम तुमको उठा ले जाएगा, अपने कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी दे दे या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा, हम तुम्हारा आशिक हो गया। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज़ सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने से हमको लुत्फ़ आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम ना था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते? उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और उसने बंदूक चलाई। होश तो होते ही है यह सब, होश तो होते ही है यह सब, और निशाना भी इन सबों का कितना चूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और उसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका, पैतरे बदले और बंदूक को कंधों से उतार कर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बक बक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पांव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम, राय साहब की तरफ इशारा कर, अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपने तरफ बंदूक की दो नाली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी है। शैतान बरबस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं। जब तक 10 दफे न पुकारा जाता बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लग हुए थे।
लगे हुए थे। धनुष एक गुण के लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता। दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद है। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब से अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। 20 मर्दों के होते एक उजड्ड पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गर्मी नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। एक या दो की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फायर कर दे तो यहाँ सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक है? एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस उठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मज़े से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है, बिना दो एक खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा। देवी जी, आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं मानो अपने प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, यह देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मुआवला है, आपके पास मुफ्त के 1000 हैं। उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती? आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाए तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी तो इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फायर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा ना छोड़ेगा। इसका निशाना बेखता होता है। मिस्टर तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की ही बात और रुपए मौजूद हैं तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं? मिस मालती ने तनखा को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं न समझती थी। मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का पान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसों के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन सबों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अब नयू नयू मानेगा। इतनी देर यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकाल कर तुमको 1 लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भर कर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है मगर कोई सच्चा आशिक नहीं है। सच्चा इश्क क्या है दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मुजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई। शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं, मैं उसे मूर्खता समझता हूँ।
मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर तक इन नर पुंगवों के बीच में रहकर उसके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निसंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बूटी चुनवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निसंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बूटी नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? वह भी तो आकर देखें कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी सीखें कैसे मालिक को बुलाएं। वह अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपने तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पूछे मुड़ा कि खान ने उसके सामने बंदूक तान कर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गंवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पिल पड़ता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हों तो फिर किसका डर, तब तो वह मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्ता जमीन पर आ रहा और लगा पश्तों में गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गए। अरे यह तो मिस्टर मेहता है, वाह। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था और मिस्टर मेहता के चेहरे पर हंसी थी ना गर्व। चुपचाप खड़े थे मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोज से कहा, आपने यह बहुरूपपन कहाँ सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जमा मर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई तो उसे क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था गोदान उपन्यास का 6वां भाग जो आप लोगों ने अभी तक देखा है। अब दोस्तों, हम अगले वीडियो में गोदान उपन्यास का 7वां भाग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल में बने रहिए और पूरे मन से पढ़ते रहिए, सभी वीडियो को देखते रहिए। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में गोदान उपन्यास के 7वें भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।